नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एससीटेट का सीरीज 4। हाँ, इससे पहले आपको सीरीज 1, 2, 3 में पूरा कराया था पेडागॉजी मैथ्स की, और उसमें आपको को ये भी बताया था कि मतलब कैसे अपनी समझ को बढ़ाना है मैथ के पेडागॉजी में। और देखिए आज की सीरीज 4 में कुछ मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ सेट के भी हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो अधिकांश एग्जाम में हमेशा आते हैं। और आज टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे आज। और देखिए आज की सीरीज में भी आपको पूरा बता देंगे कि यदि कोई भी क्वेश्चन यदि दैनिक जीवन से जोड़कर यदि आता है मैथ्स में, तो उसको भी कैसे पकड़ना है, क्योंकि बार बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। एक बात और समझ जाइए कि जो कंटेंट आता है ना 15 नंबर के पेडागॉजी में, सॉरी मैथ में, तो वो बड़ा इजी होता है, वो सबके लिए आसान होता है, कोई भी बच्चा उसको आसानी से कर पाता है। लेकिन सबसे कठिन होती है तो वहीं पेडागॉजी होती है 15 नंबर की, जिसमें अपनी समझ को बढ़ाना होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा विस्तार से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम भी एकदम करीब आ गया है। और पूरा मेरा यूट्यूब पर पूरा प्लेलिस्ट है, पूरा हर सीरीज वाइज पूरा कराए हैं। पेडागॉजी सीडीपी का भी कराए हैं, उसके बाद ईवीएस का भी, उसके बाद मैथ्स का चल रहा है, फिर उसके बाद कराएंगे हिंदी का, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपको देंगे वीडियो, जिससे आपको मतलब कैसे पकड़ना है पेडागॉजी को, उसको आपको बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए एक बात और, पूरा वीडियो को एकदम ध्यान से बारीकी से सुनते रहें, और जहाँ जरूरत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछें। हाँ आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट है, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए यह अधिगम संबंधी, एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा कि यदि अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करना, गणित में दो पद्धति होती है। एक होती है, देखिए पहले ऑप्शन को ध्यान से समझो, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक और उपचारात्मक। एक बात याद रखिए, निदानात्मक को क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक। उपचारात्मक को क्या बोलते हैं, रिमेडियल। अब देखिए निदानात्मक क्या होता है, पहले समस्या को जानते हैं फिर उसका निदान करते हैं। और उपचारात्मक में समस्या समाधान करना, ये होता है उपचारात्मक। ऑप्शन डी दिया है सूक्ष्म शिक्षण, याद रखिएगा माइक्रो टीचिंग। तो देखिए होता क्या है माइक्रो टीचिंग, आप लोग जानते भी हैं, कक्षा की जो समय अवधि होती है उसको कम करके, छात्रों की संख्या कम करके एक समय में केवल एक शिक्षण कौशल का ज्ञान देना माइक्रो टीचिंग कहलाता है। और इसके जनक कौन है, तो याद रखिएगा D.W. एलन। अब देखिए क्वेश्चन का दिया है कि अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करना, गलतियों और कमियों को दूर करना क्या कहलाता है आपका, उपचारात्मक। क्या कहलाता है आपका, उपचारात्मक। ऑप्शन इसका सी सही होगा। यदि देता कि किसी समस्या को जानना, उसकी पहचान करना, फिर उसका निदान करना, तो क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन बी से हो जाता निदानात्मक परीक्षण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ देखिए, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। देखिए यदि ज्यामितीय आकृति मतलब 2D और 3D, देखिए जिसे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ये दो तरह की आकृतियाँ के यदि ज्ञान बच्चों को यदि हो जाता है, तो देखिए तो वह उसको उसके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आएगा। देखिए तो बच्चे के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन होगा, आकृतियों का वर्गीकरण करने में, वैसी आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने का, गणित पट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। तो देखिए यदि किसी व्यक्ति को या छात्र को यदि ज्यामितीय आकृति 2D और 3D का ज्ञान हो जाता है, तो वो क्या करता है, आकृतियों में डिफरेंस करना सीख जाएगा। मतलब देखिए यदि एक ले लीजिए गेंद, एक गोला ले लीजिए, एक ले लीजिए आयत, या वर्ग ले लीजिए वर्ग, तो देखिए अब बच्चा समझ जाएगा कि ये क्या है, वर्ग तो 2D है, मतलब इसमें केवल 2 डायमेंशन है, और ये क्या है 3D है। तो बच्चा समझ जाएगा कि 2D 3D में अंतर क्या है, आकृतियों में डिफरेंस करना सीख जाएगा। तो
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, आकृतियों का वर्गीकरण करने का ज्ञान बच्चों छात्र में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एकदम बारीकी से ध्यान से देखते चलिए और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करते रहें। आप लोग सभी लोग देखिए जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता लेकिन वीडियो देख लेता है जरूर। तो ऐसा ना करें, सब्सक्राइब भी जरूर करते चलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। हाँ देखिए, कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण फिर से आ गया। तो एक बात याद रखिएगा, उपचारात्मक न निदानात्मक के पहले आता है कि मतलब यदि देखिए जैसे निदानात्मक में आपको बताया है कि पहले समस्या को जानना या पहचानना फिर उसका निदान करना। और उपचारात्मक क्या होता है? समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपचारात्मक। तो दिया है कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए। अब देखिए यदि कोई बालक कमजोर या पिछड़ा बालक है तो यदि उसको हाँ निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, देखो उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है कब? निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले, उपलब्धि परीक्षण के पर। देखिए तो यदि कोई बच्चा कमज़ोर है या फिर पिछड़ा है तो उसकी समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले समस्या को जानेंगे, फिर जान के उसका निदान करेंगे। तो पहले क्या आता है? निदानात्मक, उसके बाद आएगा। तो देखिए हाँ निदानात्मक मूल्यांकन के बाद ऑप्शन इसका ए सही होगा कि पहले समस्या को, बच्चों की जो समस्या को जानेंगे और जानने के बाद उसका निदान करेंगे। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है। देखिए हाँ, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, याद रखिएगा। देखिए जो परीक्षाएं आयोजित होती है पहले उसके बारे में समझ जाइए कि देखिए जैसे दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक होता है हाँ जिसे मूल्यांकन की बात करते हैं, सीसी कंटिन्यूटी एवं कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए उसमें दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, हाँ, एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट SA। एक को बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, एक को बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए फॉर्मेटिव को बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, इसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। अभी यहीं पर समझ जाइए, पूरा विस्तार से ध्यान से सुनिए मेरी बात क्या बता रहे हैं कि देखिए रचनात्मक मूल्यांकन ना ये आरंभिक मूल्यांकन होता है। आरंभिक मूल्यांकन का मतलब कि यदि आप विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं अजी या फिर क्लास चल रहा है उसी के दौरान कोई टेस्ट ले जाए, कोई अध्यापक टेस्ट लेता है बच्चों का या शुरुआती इंट्रेंस एग्जाम, ये सब क्या होते हैं? तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाते हैं। और सम्मेटिव या योगात्मक मूल्यांकन ये वार्षिक मूल्यांकन होता है, मतलब पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद या जो छमाही परीक्षा होती है वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसे बोलते हैं सम्मेटिव असेसमेंट, वो आपका वार्षिक मूल्यांकन होता है, तो उसे बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन होता है। याद रखिएगा ये दोनों की जो अवधि होती है ना वो टोटल वो 10 माह की होती है। एक साल में 10 माह की अवधि के बाद दोनों तरह के मूल्यांकन होते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि दोनों का जो कालांश होता है क्या होता है? एक साल में 10 माह की होती है, ऐसा मत समझिए कि नहीं एक साल का होता है। अब देखते हैं अब देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच है तो जो परीक्षाएं होती है ना आयोजित वे कहलाती हैं। तो देखिए यदि परीक्षा की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण ये भी सही है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में किससे बच्चे की उपलब्धि का परीक्षण होता है? तो क्या बताएंगे? योगात्मक मूल्यांकन से, इससे बच्चे की उपलब्धि का परीक्षण होता है, इससे नहीं होता है। ऑप्शन ए से नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन से नहीं, योगात्मक मूल्यांकन से परीक्षण होता है। तो ये भी सही है। परीक्षाएं होती हैं तो उससे क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण होता है। निष्पत्ति परीक्षण ये भी सही है। निष्पत्ति मतलब बालक कितना सीख पाया, कितना हम किए, कितना ज्ञान अर्जित किए, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका ए और बी होगा।
सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हाँ, आगे देखते क्वेश्चन अगला देखिए, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है। देखिए, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। देखिए जिसे गणित हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, सबसे अधिक उसका उपयोग क्यों होता है, ये तो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक शिक्षक को ये जानना चाहिए कि गणित का हमारे दैनिक जीवन में क्यों उपयोग है। देखिए, संस्कृति के लिए ये तो कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं बनता। मनोवैज्ञानिक के लिए तो देखिए इसके लिए ना भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। अब देखते हैं सामाजिक, ये भी सही नहीं है। आर्थिक, हाँ, किसके लिए आवश्यक होता है, आर्थिक के लिए। गणित हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्यों उपयोग रखता है, आर्थिक के लिए। इकोनॉमिकल, यदि देखिए अर्थव्यवस्था, आर्थिक मतलब गतिविधियाँ, आर्थिक गणना के लिए गणित हमारे जीवन में सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो ऑप्शन इसका हाँ डी सही होगा। आगे देखिए, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको बताएं कि मूल्यांकन क्या होता है। देखिए, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, सीखने की क्रियाओं से। तो देखिए, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, मूल्यांकन से क्या होता है कि बच्चा कितना सीखा। आप देखिए, आप यदि अध्यापक है, विद्यालय में यदि कोई टेस्ट ले रहे हैं कक्षा में, तो उससे आप क्या चेक करते हैं कि बच्चे के सीखने की क्षमता कितनी, बच्चा कितना सीखा, क्या कितना अर्जित किया ज्ञान, उसका जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। तो क्या सही होगा इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, सीखने की क्रियाओं से। ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते क्वेश्चन अगला है, हाँ, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं, देखिए अध्यापक से संबंधित नहीं है, योजना बनाना, प्लानिंग, मार्गदर्शन, शिक्षण और बजट बनाना। देखिए, यदि इस तरह से बात करें ना, यदि शिक्षण कौशल की बात करें, यदि आता है सुपर टेट के लिए आता है, तो उसमें आपका आ जाता है तो बजट बनाना। देखिए, ये मतलब अध्यापकों करना जिससे संबंधित यह काम नहीं होता। बाकी योजना बनाना, प्लानिंग, ये तो अध्यापक का है। याद रखिएगा, सबसे अच्छा टीचर कौन होता है, अध्यापक। जो कक्षा में जाए तो कैसे जाए, लेसन प्लान बनाकर, योजना बनाकर, पाठ योजना बनाकर शिक्षण कराना सबसे उचित शिक्षण माना जाता है। यदि कोई बीएड या बीटीसी किया हो इंटर्नशिप में, तो उसमें आपको लेसन प्लान बनाकर जाके कक्षा में पढ़ाना पड़ता है। तो पाठ योजना भी सही है, मार्गदर्शन भी सही है, शिक्षण में सही है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो बजट बनाना। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है, देखिए, हाँ, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सबसे पहले तो एक बात समझते हैं यहाँ पर। देखिए, शिक्षण सामग्री से ना टीचिंग में क्या आती है, बच्चों को रुचि उत्पन्न होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, शिक्षण में क्रांति आती है। ये कौन बोला था, याद रखिएगा, दौलत सिंह कोठारी ने ही यह बताया था कि यदि शिक्षण में क्रांति लेकर आना है, शिक्षण का प्रचार प्रसार करना है, छात्रों को टीचिंग में इंटरेस्ट लाना है, तो हमको क्या प्रयोग करना चाहिए, तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये बात समझ जाइए। अब देखते हैं सबसे इफेक्टिव, तो अप्रेक्षित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित। देखिए, तो सबसे अच्छा क्या होता है ना कि देखिए, जिसे प्रक्षेपित होता है, मतलब प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, प्रक्षेपित होता है, मतलब जो चीज़ स्पष्ट हमारे सामने दिखाई दे, जिसको हम देखकर अवलोकन कर सके, जिसके बारे में जान सके, और जिसके माध्यम से हम अपने तथ्यों को हाँ इकट्ठा कर सके, उसके बारे में पूरा विस्तारित रूप से अध्ययन कर सके, उसे वो बोलते हैं प्रक्षेपित। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। देखिए, सब क्वेश्चन ऐसे है ना कि थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो कभी आप सही नहीं कर पाएंगे, जरूर गलत हो जाता, पेड़ा हो गया है। आगे हाँ, देखिए क्वेश्चन अगला, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित विज्ञान है। देखिए, गणित विज्ञान क्या है, आस्थान का है, गलत, आस्थान का तो है नहीं ये। शिक्षा का, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। गणनाओं का, एकदम स्पष्ट है। गणित किसका है, गणित विज्ञान किसका है, गणनाओं का। ऑप्शन इसका सी सही होगा। हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो एकदम दिमाग में सेट कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में जो सीएट का एग्जाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ देगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। देखिए,
सांस्कृतिक महत्व है या सामाजिक महत्व या धार्मिक महत्व या मानसिक महत्व। तो देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि गणित का विकास कैसे होता है, अभ्यास से। और देखिए हाँ, गणित की जो संक्रियाएं होती है ना, उससे क्या होता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है। किसका विकास होता है, मानसिक क्षमता का। तो ऑप्शन से क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो मानसिक क्षमता से। किससे संबंधित है, मानसिक क्षमता से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट सही होगा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन अगला देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण को बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखिए ये, हाँ याद रखिएगा, आप लोग कभी ये दिमाग लगाए हैं कि यदि कभी भी कोई परीक्षा होता है तो उसमें एक क्वेश्चन के 4 विकल्प ही क्यों दिए गए होते हैं। देखिए यदि सिंपल एग्जामों की बात करें तो सिंपल एग्जाम होता है तो उसमें हर क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए होते हैं, उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी परीक्षा। देखिए अब उसमें एक क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ सही है, क्या क्या चीज़ गलत होना चाहिए। देखिए जो लिखित परीक्षाएं होती हैं और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं दोनों में अंतर है। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में 4 विकल्प होते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है, उत्तर उसमें लिखा होता है ऑप्शन में और बच्चों को पकड़ना होता है। लेकिन जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्तर आपको विस्तारित तौर पर लिखना पड़ता है। तो जो सबसे सूटेबल होता है ना विद्यार्थी के तर्क शक्ति का जांच, वो कैसे होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से होता है, बहुविकल्पी प्रश्न देकर। अब देखिए उसमें क्या होती है, विश्वसनीयता होती है, भी सही है, 4 विकल्प रहेगा उसमें से कौन सही है, एकदम विश्वास के साथ विद्यार्थी करते हैं। देखिए यदि किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग इसीलिए लगा दिया जाता है ताकि उसमें विश्वसनीयता क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब यदि कोई बालक 4 विकल्पों में से जो उसको सटीक लगे सिर्फ उसी को टिक करे, इसलिए परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग लगा दी जाती है। ये भी सही है, वैधता ये भी सही है, एकदम वस्तुनिष्ठता ये भी सही है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके सामने। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का क्रम। देखिए ये पूछा है ना कि जैसे मान लीजिए कोई प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनको गणित सिखा रहे हैं, गणित की अवधारणा का विकास आप किस क्रम में करेंगे। बच्चों में यदि इस तरह का विकास करना है तो आपको मतलब क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों के अंदर कौन सा क्रम लाना। देखिए सबसे पहले देखते हैं, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा बच्चों को क्या समझाएंगे। यदि अनुक्रम की बात करें तो सबसे पहले देखिए बच्चों में क्या बताएंगे। देखिए यदि कोई बच्चा प्राथमिक स्तर का है, प्रारंभिक कक्षाओं में आ रहा है, तो वो तो पहले गणित को जानेगा ही नहीं, तो पहले उसको भाषा के माध्यम से सिखाएंगे कि देखो गणित क्या होती है, गणित का उपयोग क्या है। पहले उसको ये सब बोल के समझाएंगे, गणित का महत्व क्या है, गणित हम क्यों पढ़ते हैं, ये पहले उसको समझाएंगे। तो सबसे पहले होगा 4, हाँ सबसे पहले होगा 4। इसके बाद देखिए अनुभव प्रदान करना, बच्चों को ये अंदर ना महसूस करवाएंगे कि देखो गणित हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। तब देखिए जैसे प्रारंभिक बच्चों की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई बच्चा सीनियर उसकी बात कर रहे हैं, प्रारंभिक। हाँ 4 के बाद 3, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, सही है, सेकंड हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट चित्र, इसके बाद दिखाएंगे कोई डायग्राम जिस पर संख्याओं का होगा निर्धारण या अंकों का होगा, और उसमें जोड़ घटाना पद्धति जैसे संख्यात्मक पद्धति या ऐकिक नियम, बोडमास नियम, इस तरह के बच्चों को डायग्राम दिखाते हैं, तो वो भी सबसे लास्ट में दिखाएंगे। तो ये जो अनुक्रम है 4 3 2 1 का होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका 4 इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला है। देखिए हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिए। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। देखिए
83 में से एक बच्चा घटाता है किसको? 27 को। देखिए यदि एक बच्चा है 83 में से 27 को घटाता है तो क्या प्राप्त करता है? देखिए क्या प्राप्त करता है? 64। एक्चुअली देखिए ये सही हल किया कि नहीं? देखिए अब किया क्या है बच्चा? देखिए 13 में से 7 जाए तो देखिए एक्चुअली होना चाहिए 6, लेकिन क्या कर दिया है? हाँ देखिए मतलब क्रम उलट दिया है। देखिए जैसे यहाँ पर 4, हाँ मतलब हाँ यहाँ पर 6 होना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर किया क्या बच्चा? 4 कर दिया है। तो देखिए अब उसके अंदर त्रुटि तो है। अब त्रुटि किस प्रकार की है? देखिए ऑप्शन ध्यान से पकड़िए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, समझ जाइए। अब देखिए जैसे बच्चा किया क्या ना कि हाँसी नहीं लिया है, 7 में से 3 को घटा दिया, सीधे 4 कर दिया है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? देखिए यह एक गलती है और इस पर बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। तो ये तो एकदम देखिए इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। जिसे देखिए हमेशा याद रखिए, यदि कोई बच्चा गलती करता है तो बार बार सुधार करके तो वो सही कर सकता है, लेकिन एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। यदि कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो वो सीखने का प्रयास करता है और वो उसकी देखिए गलतियाँ सही होती हैं। बच्चों की गलतियों को सही रखा जाता है या सही कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चा गलती करेगा तभी तो सही सीखेगा। याद रखिएगा, गलतियाँ त्रुटियाँ सीखने का एक माध्यम होती है। तो बार बार अभ्यास करके सुधार सकते हैं, ये भी सही है लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। और इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलती होते हैं। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में अस्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। हाँ एकदम करेक्ट है। अस्थानीय मान मतलब स्थान, किसमें से किसको घटाना है। ये होता है कि देखिए जैसे बच्चे को 3 में से 7 को घटाना है तो इसमें से एक हासिल लेगा। स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, तो ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। हाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एकदम दिमाग में सेट रखिएगा। इस तरह के ऑप्शन इसका बी सही होगा। स्थानीय मान पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। इसके बाद हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है। हाँ देखिए, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं ना तो बड़ा कठिन पेपर हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, यदि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो समझिए कि अधिकांश बच्चे और नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं कि नहीं क्रम कैसे बैठाएं। और इस तरह के पेपर में यदि 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, या तो सूची करके आएगा मिलान करने वाला या फिर क्रम वाला आता है। तो यदि इस तरह के आते हैं तो पेपर बड़ा कठिन हो जाता है बच्चों के लिए, समझ नहीं पाते हैं। देखिए अधिगम और आकलन के चक्र के लिए देखिए पहले समझते हैं इसको। हाँ देखिए क्रम बोला, चरण मतलब जो क्रम है उसको चरणबद्ध करना है। शिक्षण अधिगम एक साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों की अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपको, ऐसे भी देखिए कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या आते हैं। हाँ शिक्षण अधिगम का और आकलन का योजना बनाना और उसका एकत्रित रूप तैयार करना। सबसे पहले क्या आता है? योजना बनाना, प्लानिंग। सबसे पहले क्या आती है? प्लानिंग, याद रखिएगा। तो देखिए ये तो ऑप्शन ऐसे पहले कट जाएगा। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को ना एलिमिनेशन विधि से भी हल करने का प्रयास करिए। ऑप्शन को काट के भी जो ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ये दिया है योजना बनाना, तो सबसे पहले तो सेकंड आएगा। ये भी सही है, यहाँ भी दिया सेकंड। अब इसके बाद क्या आता है कि देखिए हाँ पूरा जो संगठित रूप हो गया। फिर इसके बाद आता है पूरा समग्र आकलन, सीसी कंप्रेसिव एंड कंटिन्यूटी इवैल्यूएशन। तो फिर दिया है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। इसके बाद फर्स्ट आएगा, तो ऑप्शन बस इसका एक ही सही होगा, ऑप्शन सेकेंड। ये इसका क्रम है। तो ऐसे क्रम को पकड़ते हैं, ऑप्शन को काट के भी ऑप्शन को सही जो कौन है उसको भी पकड़ सकते हैं। हाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी यदि क्वेश्चन में समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट करें। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए अधिकांश बच्चे क्या होते हैं ना, वीडियो देख लेते हैं
वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसको ज़रूर करें और कंटेंट को समझने का प्रयास करें कि कितना ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर आया है। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसकी आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन में का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए ना। आप देखते हैं, तर्क कौशल का विकास, इस पर तो होना ही चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है ना कि जैसे बोला है कि प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं क्या सीखते हैं, तो देखिए, तर्क कौशल का विकास, ये भी तो सीखते हैं, सही है। गणितीय अवधारणाओं को समझना, ये भी सीखते हैं। गणितीय भाषा का विकास, ये भी सीखते हैं। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सरलता, ये भी सीखते हैं। अब देखते हैं, अब एक चीज़ आप समझिए थोड़ा। देखिए, एक क्वेश्चन को यदि ध्यान से समझेंगे ना तभी कर पाएंगे, वरना अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और कमेंट में इसका उत्तर लिखिए, तो कौन सा सही होगा। अब देखते हैं, अब देखिए कैसे पकड़ेंगे इसको। देखिए, करना क्या है, क्या बोला है कि प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं गणित सीखते हैं, तो हमको किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं कि देखिए, हाँ, अवधारणा पर एकदम ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अवधारणा सही से सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, इस पर ध्यान देना है। कि देखिए, हाँ, यदि आप कोई भी गणित का मान लीजिए बता रहे हैं जोड़, तो देखिए कि बच्चा जोड़ को सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। घटाना सीखना तो देखिए सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गणित भाषा का भी ये भी सही है कि किस तरह की वजह से घटाना, गुणा, जोड़, ये इन सब का मतलब क्या होता है, जोड़ का मतलब क्या होता है, घटाना का मतलब क्या होता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ये भी पर इस पर भी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन किस पर ध्यान मतलब देना नहीं चाहिए, तो तर्क कौशल पर, इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे ना, उनके अंदर कौशल का विकास कहाँ होगा भाई। अभी तो कौशल का विकास आपको करना है। आप यदि अध्यापक हैं तो बच्चों में कौशल का विकास कराएंगे, तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर कौशल का विकास कराते चलेंगे। लेकिन आपको उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। देंगे क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर आप अभी कौशल का विकास पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं रहता है, तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देना होता है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। अब सही है, ऐसे पकड़ते हैं क्वेश्चन। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए, हाँ, रोमन अंकों का, ये तो वेरी वेरी इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। अधिकांश बच्चे, और एक बात याद रखिएगा, जो वीडियो नहीं देखा, इस क्वेश्चन को नहीं समझा वो कभी नहीं सही कर पाएगा क्वेश्चन। क्योंकि हिंदू अरबी भाषा, रोमन अंक, बाइनरी संख्या बार बार एग्जामों में आता है। एक पैराग्राफ के तौर पर देखिए, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। देखिए, आप समझते हो, रोमन अंकों का जो उपयोग होता है ना, वो हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे रोमन अंकों का कभी जोड़ा पढ़े हैं नहीं, रोमन अंकों का बस लिखा जाता है। जैसे देखिए, एक को एक लिखते हैं, दो को डबल फाइव कर देंगे, तीन को ट्रिपल कर देते हैं, ये क्या है आपका रोमन अंक है। फोर को ऐसे लिखते हैं, फाइव को ऐसे लिखते हैं। तो इनका जोड़ घटाना इसको ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताइए। हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन की तरह क्यों नहीं हो पाता है। तो देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ कैसे प्रयोग होगा, ये तो ऑप्शन ऐसी गलत है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और यही सही भी है। देखिए, रोमन अंकों में स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, इकाई दाएं सैकड़ा सब कुछ पता नहीं होता है, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, उसको सही रूप से नियोजित नहीं कर पाते हैं, और जिससे गणना करने में क्या होती है, मुश्किल होती है। तो ऑप्शन इसका हाँ सेकेंड सही होगा। ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला देखिएगा, वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये दो क्वेश्चन अभी किए हैं, इसका ऑप्शन सेकेंड था। हाँ देखिए, हाँ देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, स्क्रीन पर पूरा आएगा नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन पर आएंगे। देखिए ये पेडागॉजी इसी को बोलती है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने दे देगा, और ऐसा सा देगा, एक पेज पर आपके ये क्वेश्चन मिलेगा, और यदि समझ नहीं पढ़ाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, पेपर बहुत कठिन लगेगा। अधिकांश बच्चों को सीटेट में तो
समझ ही में नहीं आता कि हमको को क्वेश्चन करना के क्या दिया है। जो बच्चे हमेशा हाँ दिन भर क्या लगे रहते हैं, कंटेंट तैयार करने में लगे रहते हैं, बस हमेशा फैक्ट पढ़ते रहते हैं, वो कभी भी सीटेट को अच्छे नंबर से पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अपनी समझ बढ़ा नहीं पाते हैं, सब्जेक्ट में अपनी कमांड नहीं कर पाते हैं। समझ को बढ़ाना यहाँ कंटेंट जरूरी नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे बच्चों को टीचिंग करानी है। देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, बच्चों के उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं को भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे उचित यदि उद्देश्य की बात करना कि देखिए बच्चा का सबसे उचित उद्देश्य मतलब शिक्षा का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। देखिए, पहले क्या बोला है क्वेश्चन कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, मौजूद वस्तुएं हैं, उनको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करता है। तो देखिए, मतलब इसके पीछे जो टीचर का उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं। हमेशा किसी भी पाठ्य पुस्तक को या पाठ्य सामग्री को हमेशा दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो समझ जाइए पहले, लिंक द सब्जेक्ट विथ रियल लाइफ। हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को आप छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो सबसे सूटेबल शिक्षण प्रणाली कहा जाता है उसे। हमेशा याद रखिएगा, दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। यही इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहती है, और यहीं आपका क्या बोलता है, माइक्रो टीचिंग भी बोलती है। और यहीं आपका जो अधिगम का प्रोसेस है, यहीं है पेडागॉजी का मुख्य उद्देश्य भी है। अब देखते हैं हाँ टीचर का क्या उद्देश्य है। आज में पढ़ते हैं, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो अपने बच्चों को आकारों का परिचय कराती है। इसे तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चों को आकार के बारे में जानकारी एकदम गलत है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की अवधारणा पुनः देखने के लिए समय खाली समय में किया जा सकता। देखिए हाँ, अब देखते हैं खाली समय किया जा सकता है। सेकंड पढ़ते हैं, हाँ थर्ड पढ़ते हैं। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे वे डम शार्ट्स खेलने का आनंद लेते हैं। तो ये भी एकदम गलत है कि आनंद लेना ना, पढ़ाई को आनंद से पढ़ना चाहिए, लेकिन आनंद लेना ये कोई सिनेमा थोड़ा है। ये भी समझिए, एक क्लासरूम में है तो सिनेमा बच्चे लेते हैं आनंद। यहाँ भी देखिए, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, आनंद पूर्ण करनी चाहिए, लेकिन टीचिंग में आनंद नहीं है, तो ऐसी गलत है। बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। एकदम सूटेबल ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इसका 4 है। देखिए, अवसर देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कहीं भी यदि आ गया पेपर में तो समझिए कि वो सही है। अवसर देना, यदि कहीं भी बच्चों को यदि आप पढ़ाएं तो उनको अधिक से अधिक उत्साहित करिए, उनको अवसर दीजिए, समस्या समाधान करने की क्रिया उनके अंदर विकसित करिए। इस तरह के ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन इसका 4 सही ऑप्शन होगा। हाँ, आगे देखते क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? मतलब कौन सा कार्य एक गतिविधि है ना, एक बात याद रखिएगा। हाँ, बच्चों का अन्वेषण में लगना ये गतिविधि नहीं है। बच्चा यदि अपने जांच मूल्यांकन में लगा है, समस्या समाधान में लगा है, तो ये गतिविधि नहीं है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो ये भी देखिए, ये तो शिक्षण प्रणाली के भाग है ना। देखिए, गतिविधि का मतलब क्या होता है? गतिविधि का मतलब कि जो छात्र है ना, वो कुछ न कुछ अपना काम करे, मतलब कुछ न कुछ करते ना, जिससे उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास हो। गतिविधि, कक्षा की गतिविधि का मतलब क्या आता है? समझ जाइए कि छात्र का पार्टिसिपेट उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अध्यापक खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है तो कक्षा की गतिविधि नहीं, उसमें छात्र इन्वॉल्व, छात्र अध्यापक भले कुछ ना करे, लेकिन छात्र कुछ कर रहे हैं तो वो होता है कक्षा की गतिविधि। तो देखिए, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का करना, ये सही है। ये ऑप्शन इसका सही है। जैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं 2 2 दूना 4, ये जो होता है ना पाठान या वाचन, ये कक्षा की गतिविधि में शामिल है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखिए, जिससे बच्चों को गिनती सिखाना है, जिससे बच्चों को आप गिनती सिखाएंगे ना, गिनती, तो देखिए जिससे बच्चों को गिनती सिखाएं तो उनके अंदर पहले से क्या सीखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, समूह बनाना तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि यदि संख्या में गिनती सीख रहे हैं तो देखिए जैसे गिनती में यदि मान लीजिए 12 आ गया तो 12 में संख्या एक भी हैं और दो भी हैं, तो याद रखिएगा समूह बनाना सही है। एक एक संगता ये तो ज़रा क्रमबद्ध ये भी ठीक है। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये भी सही है। देखिए मतलब सही को जैसे 12 को 12 सही रूप से पढ़ना है, तो इसका जैसे किसकी आवश्यकता नहीं है ना, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, एक एक संगता। ये हिंदी पेडागॉजी में आता है, मैथ में ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। हाँ, अगर देखिए क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखिए, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणते चौड़ाई उत्तर दिया। क्या दिया? लंबाई गुणते चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जब बच्चा लंबाई गुणते चौड़ाई उत्तर दिया है तो सही दिया है, ये तो एकदम सही बच्चा उत्तर दिया कि नहीं। एग्जैक्ट उत्तर क्या है? तो है लंबाई गुणते चौड़ाई। अब देखते हैं, ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणाओं के बीच उलझन में है, ये तो गलत है यार, जब वो सही बताया है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा को तो पता नहीं लंबाई गुणते चौड़ाई होती है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोगित किया। एकदम सही है, बच्चा सही करा क्षेत्रफल। ये देखिए, ये भी सही है, लेकिन सबसे सुटेबल ऑप्शन इसका ना, ऑप्शन इसका थर्ड से होगा कि बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के बारे में के सामान्य विचार को आयत। देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। और यदि सामान्य आकार की बात करें ना, तो किसी भी आकृति के क्या होती है? क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई। तो ऑप्शन इसका थर्ड एकदम एग्जैक्ट सही ऑप्शन है। ऐसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को, याद रखिएगा। बहुत कठिन आता है पेडागॉजी, यदि समझ नहीं बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब बताइए, क्वेश्चन अगला है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। देखिए, गणित में सीखने का जो है ना प्रतिफल, वो इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक संरक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को डिफाइन किया जाए। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, गणित में सीखने के प्रतिफल को ना, देखिए जिसे क्यों करते हैं, देखिए पहले समझते हैं। वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, ये तो देखिए आप बताइए, आप बच्चों को गणित सिखा रहे हैं किसके लिए? वार्षिक परीक्षा को, उसके लिए? नहीं नहीं, एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। और जो वार्षिक परीक्षाएं होती है कुछ में आती हैं योगात्मक मूल्यांकन में, ये भी याद रखिएगा। तो हम बच्चों को ना परीक्षा के लिए नहीं करते हैं ना, उनको पढ़ाते हैं किसके लिए? उनके अंदर गुणों का विकास करते हैं, डेवलप द वर्च्यू। याद रखिएगा, बच्चों के अंदर गुणों का विकास करना, उनके अंदर कार्यशैली का विकास करना, उनके अंदर कौशल का विकास करना, उनके अंदर कौशल रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब का विकास करना, ये अध्यापक का गुण होता है, न कि परीक्षा के लिए तैयार करना। ये तो गलत हो जाएगा। गणना के लिए बच्चों को लघु विधि बताना, ये भी गलत है। गणित पढ़ाएंगे तो बस इसे छोड़ो कि नहीं वो बस गणना करे। विभिन्न शैक्षिक संरक्षणों में बच्चों को उपलब्धि पाई जाए, ये भी गलत है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को डिफाइन किया, ये ऑप्शन इसका सही है। बच्चों को कौशल के हिसाब से और कक्षा के हिसाब से उनके अंदर विकसित किया जाए, ऑप्शन इसका फोर्थ सही होगा। हाँ, अब देखते क्वेश्चन, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अध्यापक के तौर पर आपको तो ये जानना ही चाहिए कि देखिए, जैसे आप एक टीचर हैं तो पहले समझिए कि एक अध्यापक को गणित कक्षा में
बच्चों की एक विशेष समूह को कैसे समझना चाहिए। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। पहले तो ये समझ जाइए कि बच्चों को कभी भी गृह कार्य हम नहीं देना चाहिए। हाँ देखिए, जैसे गृह कार्य ना, गृह कार्य बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो बहुत कम देना चाहिए। पहले तो ये समझ जाइए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं गृह कार्य में, तो समझिए कि गृह कार्य बच्चों को देना नहीं चाहिए। अब देखते हैं, और देखिए कम क्षमता वाले। अब एक चीज़ और समझिए, आप यदि टीचर आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमाग बहुत तेज है, मानसिक क्षमता अधिक है, कुछ बच्चे कमज़ोर वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, कमज़ोर को आसान सवाल हल कराएंगे, जो तेज है उनको सही सवाल हल कराएंगे लेवल का। ऐसा नहीं करेंगे, ये क्या हो जाता है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन नहीं करता है। और आपको क्या लेकर चलना है, समावेशी शिक्षा। हमको सबको लेकर चलना, सबको एक साथ देना है शिक्षा, सभी को लेकर पढ़ाना है ना। तो ये तो पहले गलत हो जाएगा कि आप यहाँ क्या कर दे रहे हैं, बच्चों में विभेद कर दे रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, हाँ ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है। लेकिन देखिए तब भी यहाँ पर एक चीज़, हाँ इसमें भी क्या हो गया, आप भिन्नता कर पा रहे हैं कैसे, क्षमता के आधार पर। ये भी आपको नहीं करना, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपकी कक्षा में कई प्रकार के बच्चे अलग अलग हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता है, लेकिन आपको भिन्नताओं को एक्सेप्ट करना है। याद रखिएगा, एक्सेप्ट द डाइवर्जेंट इन द क्लास, या आपको जो भी मतलब अभी भिन्नता है ना उसको एक्सेप्ट करना है। तो आप एक क्षमता वाले बच्चों को अलग कर देंगे और क्षमता वाले बच्चों को अलग कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन नहीं करता। ये भी गलत है। ऑप्शन को ऐसे ही पकड़ना है, जैसे एकदम ध्यान से हमारी बात सुनिए। देखिए, हाँ एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ये कुछ हद तक सही आपको लग रहा है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक कर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन इसका डी एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन है। देखिए, अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रूप से करके रख सके ताकि वो बच्चे एक दूसरे से क्या करें, सीख सकें। यह कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या कहता है, सभी को सभी के साथ मिलाकर पढ़ाना क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसमें क्षमता के आधार पर लिंग, धर्म, जाति, मानसिक क्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। हाँ आगे जाते हैं, क्वेश्चन अगला है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करते चलें, कमेंट भी करें, कहीं कोई समस्या है तो। देखते हैं क्वेश्चन अगला है, अपेक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। देखिए यदि कोई अशिक्षित है, हाँ अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, हाँ देखिए गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर का है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और ये प्रयास करिए कि इसका कौन सा सुटेबल आंसर। देखिए, यदि कोई अशिक्षित दुकानदार है और उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला गणित क्या है, कि देखिए हाँ एकदम क्लियर है, गणित कक्षा में उपयोगी है तो एकदम गलत है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है, ये भी एकदम गलत है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता, ये भी गलत है। देखिए शुद्धता की बात करें ना, तो गणित में शुद्धता की बात हाँ कहाँ करते हैं, जहाँ एकदम कैलकुलेशन या गणना एकदम स्पष्ट हो। लेकिन ये याद रखिएगा, गणित दशमलव प्रणाली में भी चलती है। जैसे आपसे बोला जाए कि 10 में आप 3 से भाग दीजिए, तो क्या आप इसका सटीक उत्तर बता पाएंगे? नहीं। इसे बोलते हैं रैकरिंग नंबर, और सांतत संख्या ये बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ तो ये भी गलत है। ऑप्शन का ए सही होगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज का सीरीज पूरी समाप्त हो गई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और देखिए ध्यान से ना हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और हमारी बात को समझिए। आपकी समझ एकदम गारंटी बताना है कि एकदम अच्छी हो जाएगी और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे पेडागॉजी का। और याद रखिएगा, पेडागॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है जो हर विषय से जुड़ी हुई है। यदि आप ऐसा नहीं कि नहीं आप
मैथ की पेडागोजी तैयार करें तो आपका और विषय का तैयार नहीं हो रहा है। सब में आपकी समझ क्या और धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर यार शेयर करें। थैंक्स।